Good morning, बच्चों. Today we are going to start some another important topic of chapter solution in 10th class. तो आज हम देखेंगे मोलैलिटी. तो अगर हम मोलैलिटी को देखें तो मोलैलिटी can be defined as the number of gram of mole solute present in the 1 kg of solvent. मोलैरिटी के अंतर्गत आपने देखा था कि कितने मोल 1 लीटर वॉल्यूम में उपस्थित हैं, उसको हम मोलैरिटी कहते हैं. परंतु जब मोलैलिटी की बात आती है तो यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हाउ मच मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी. जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m शब्द से या m अक्षर से डिनोट कर सकते हैं. m अक्षर से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली अगर हम मोलैलिटी को डिफाइन करना चाहें तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अब मोल ऑफ सॉल्यूट आप जानते ही हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो इस प्रकार से किसी भी कंपोनेंट की हम आपकी मोलैलिटी ज्ञात कर सकते हैं. आगे अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of the solution present in 1 liter of the solution or milli equivalents of the solution present in 1 ml of solution is called its normality. Normality is denoted by represented by capital N. The word capital N letter. तो मैथमेटिकली अगर हम नॉर्मेलिटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो नॉर्मेलिटी कैन बी डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम निकाल सकते हैं आपके मास of solute upon gram equivalent mass. ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास का डिवाइड करके हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं. अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात कहें तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने की जो तरीके होते हैं वो एसिडिक और बेसिक और सॉल्ट के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे जानते भी हों. वैसे अगर किसी एसिड के लिए अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास निकालना चाहते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो HCl जो है HCl का आपका मास हो गया आपका 1 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 36.5. तो 36.5 आपका इसका मास हो गया. इसके बाद हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 36.5 में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा इसकी बेसिसिटी. और बेसिसिटी होती है एसिड की और एसिड की होती है आपकी बेसिसिटी. और इसका तात्पर्य होता है कि नंबर्स ऑफ रिमूवेबल H प्लस आयन. तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका H प्लस आयन की संख्या होती है 1. तो हम इसमें 36.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 36.5. अर्थात हम कह सकते हैं
कि इसमें आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एसिडिटी है वो आपकी कितनी है, 1। उसी प्रकार से आपका जो H2SO4 होगा, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो H2SO4 का जो वो मास होता है वो मोलर मास आपका 98 होता है, और इसकी जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी आपकी होती है 2। तो इस प्रकार से इसका जो मोलर मास होगा वो 98 होगा, लेकिन अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट मास की तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इसका 49 या 49 होगा। तो उम्मीद है बच्चों को ग्राम इक्विवेलेंट मास निकलना समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन 11th की मोल कंसेप्ट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से हम इसको रिवाइज करें कि मोल फ्रैक्शन कैन बी डिस्क्राइब एज द रेशियो ऑफ mole fraction can be defined as the ratio of numbers of mole of one component to total number of the mole of all component। मोल फ्रैक्शन का तात्पर्य होता है कि जैसे हम जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ए सॉल्यूट और कंपोनेंट बी सॉल्वेंट। अगर हम दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट की अगर हम फ्रैक्शन ज्ञात करना चाहते हैं कि उसका कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, कितना हिस्सा है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने किया कि ए और बी हमारे 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं। तो ए बी हमारे 2 कंपोनेंट के साथ अगर हम मोल्स ऑफ ए निकालेंगे, ए के हम मोल निकालेंगे, तो वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे आपका एन ए, अर्थात नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए। अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की जिसको हमने बी माना है, तो नंबर्स ऑफ मोल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन बी इज इक्वल्स टू का पागल है बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के जो होंगे, सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल अर्थात ए और बी के जो मोल होंगे वो आपके कुल मोल होंगे आपके एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये आपके टोटल मोल होंगे सॉल्यूशन के। तो आपके ये टोटल मोल जो सॉल्यूशन के होंगे, अगर हम किसी का भी मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज़ कीजिए हम ज्ञात करना चाहते हैं ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्ञात करने के लिए एक्स ए से हमने इसको डिनोट किया है। तो मोल ऑफ नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल बी, अर्थात ये जो टोटल हो गए वो आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। तो हम इसको कह सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको मोल फ्रैक्शन बी के ज्ञात करना चाहते हैं तो ठीक इसी प्रकार से नंबर्स ऑफ मोल ऑफ एन बी अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ एन ए एन बी, अर्थात नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो दोनों कंपोनेंट जो होते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इन दोनों कंपोनेंट का जो हमेशा जो सम होता है वो जो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इज इक्वल्स टू 1 होता है, अर्थात नंबर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो हमेशा ये
मोल फ्रैक्शन दोनों का 1 के बराबर होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर के प्रभाव की, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है आपका फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी कैन बी डिफाइंड एज number of formula mass that is moles of ionic solute present in 1 liter of solution is represented by F। तो जितने भी ग्राम फॉर्मूला मास या मोल कह सकते हैं किसी भी आयनिक सॉल्यूट का जो होता है 1 लीटर में डिज़ोल्व किसी सॉल्यूशन में, वो आपका फॉर्मेलिटी कहलाता है। बेसिकली देखा जाए तो हम कहें कि फॉर्मेलिटी, तो जो टर्म फॉर्मेलिटी इज़ यूज्ड फॉर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। अगर हम बात करें जो फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी यूज़ की जाती है कंसंट्रेशन व्यक्त करने के लिए आयनिक कंपाउंड्स और जो कि विच डू नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, जो कभी भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में उपस्थित नहीं होते हुए, हमेशा जो उपस्थित होता है वो आयनिक सॉलिड की फॉर्म में उपस्थित होते हैं और एक सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। और सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम फार्मूला ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, तो 1 लीटर में जितना भी आपका मोल है, जितने भी मोल हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड के जो मोल्स हैं, उनको हम उसका फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मेलिटीज़ इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल इन आयनिक सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखेंगे बच्चों, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ आयनिक सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ मोल आयनिक सॉल्यूट की, तो हम ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम कहें बेटा इस पर ताप के प्रभाव की या टेम्परेचर के प्रभाव की, तो फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो नॉर्मेलिटीज़ और आपका मोलैरिटी की भांति इस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। इट चेंज विद द टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जबकि इससे पहले हमने देखा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे ज़रूरी टॉपिक थे जो आज हमने डिस्कस किए। कल बच्चों हम या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तथा मोलैरिटी और मास परसेंटेज तथा किस प्रकार से हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में करें, जिससे कि मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम हो उनको ओवरकम या करने का प्रयास करूं। थैंक यू।